नमस्कार। फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं अतुल पाठक। फेस बियॉन्ड फेस यानी चेहरे के पीछे चेहरे, चेहरे के आगे चेहरे, और एक चेहरे के पीछे अनेक चेहरे हो सकते हैं। एक व्यक्तित्व के पीछे अनेक व्यक्तित्व हो सकते हैं, एक पूरी पृष्ठभूमि हो सकती है। और जब हम राजनेता की बात करते हैं तो राजनीति में आने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। उसके व्यक्तित्व में अनेक पहलू होते हैं। कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो उजागर होते हैं, लेकिन कुछ पहलू ऐसे भी होते हैं जो उजागर नहीं होते। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे, लेकिन आज वो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक जाना माना चेहरा है। और मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे राष्ट्र में, संसद में, राज्यसभा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी की प्रतिभा का लोहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी पर खरे उतरते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी उन्हें शाबाशी भी देते हैं, उनका प्रोत्साहन भी करते हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसा आदिवासी चेहरा जो प्रोफेसर था, लेकिन प्रोफेसर से राजनीति में आया और राजनीति में उसने एक ऐसी जगह बनाई जो कह सकते हैं कि एक स्थायी मुकाम राजनीति में डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी का बन चुका है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और हमारे साथ हैं। सुमेर सिंह जी, राजनीति में आने से पहले क्या कभी आपने सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगा? देखिए, एक किसान का बेटा जो खेतों में काम करता था, बाद में पढ़ लिख के एक शिक्षक की भूमिका में आए और बाद में कॉलेज में उच्च शिक्षा में प्रोफेसर बने। कोई व्यक्ति अगर पूरा अध्ययन करता है और नौकरी के लिए पढ़ता है, नौकरी के साथ साथ ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ता है, तो राजनीति का उसके दिमाग में बात कैसे आएगी? सही बात। पहली पहली बात तो ये है। दूसरा ये रहा कि ये जो मेरे जीवन में घटनाक्रम हुआ राजनीति में आने का, ये एक आकस्मिक घटनाक्रम है। और इसको जिस दिन ये डिक्लेयर हुआ, जब इसकी बात सबको पता चली, तो जैसे सबको पता चली वैसे मुझे भी पता चली। मैं तो क्लास में था, कक्षा में था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, हमारे देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी और मध्य प्रदेश के जनप्रिय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय VD शर्मा जी जब इस प्रकार का निर्णय लेते हैं, मध्य प्रदेश का नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व, कि एक आदिवासी किसान के बेटे को, बकरी चराने वाले को राज्यसभा के उच्च सदन में काम करने का अवसर प्रदान करते हैं, तो सचमुच में मेरा समाज, मेरा पूरा मध्य प्रदेश का और देश का आदिवासी समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता था, कांग्रेस में कभी नहीं हो सकता था। कांग्रेस को अगर इस प्रकार का करना होता तो पश्चिमी मध्य प्रदेश से इससे पहले भी मौका किसी युवा को या किसी आदिवासी को दे सकते थे। तो ये सब जो आकस्मिक घटनाक्रम हुआ है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मध्य प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र में काम करूंगा। लेकिन ये अवसर अगर मुझे आज मिला है तो माँ भारती की सेवा को पूरे समर्पण भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो दायित्व मुझे मिलेंगे उसका ईमानदारी से, पूरे समर्पण से मैं काम करूंगा। और मेरे मन में तो सदैव ये रहा कि भारत राष्ट्र को महान बनाने के मिशन का नाम ही भारतीय जनता पार्टी, और उस मिशन में मैं भी हूँ। सुमेर सिंह सोलंकी क्या है? एक राजनेता, एक अच्छे व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावी भूमिका किसकी है आपके अंदर? देखो, मैं तो कहूँगा शिक्षक, और उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज के बीच में काम करना। और साधारण सी बात है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, सिर्फ सुमेर ही अच्छा हो ये नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया में सब कुछ बनो, लेकिन पहले एक अच्छा इंसान ज़रूर बनो, और मैं अच्छा इंसान बनने के प्रतिदिन प्रयास करता हूँ। राजनीति में अच्छे इंसान आएँ और अपना मुकाम बनाएं, मुझे लगता है कि ये धारणा अभी नहीं बनी है। क्या ये धारणा टूट रही है? देखो, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को आप देख रहे हैं किस प्रकार से समर्पित भाव से गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी गरीबों का कल्याण करने वाली पार्टी है। आप देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कितना पुराना सपना इस बात को कहा था कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे और अंतिम व्यक्ति का कल्याण करना ही भारतीय जनता पार्टी का परम संकल्प है।
और इस संकल्प को अगर पूरा करने का काम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जब माननीय नरेंद्र मोदी बने तो गांव में सड़कें मिल रही है, गांव में पक्के मकान मिल रहे हैं, गांव के गरीब आदिवासी और छोटे तबके के लोगों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है। उनके घर के आंगन में नल में जल आ रहा है, वो भी शुद्ध जल आ रहा है, और साथ में बिजली सौभाग्य योजना के तहत उनको मिल रही है और निःशुल्क राशन भी मिल रहा है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि की हम बात करें और अन्य जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं धरातल पर पहुंची है। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब एक अच्छा इंसान इस पूरी योजना को अपने दिमाग में लाता है और धरातल पर पहुंचाने के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों के ऊपर पूरा फोकस करता है और वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। भले कांग्रेस कुछ भी कहे, 60 सालों तक कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझा और वोट बैंक के रूप में हम आदिवासी गरीब भाइयों और बहनों का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया। कांग्रेस कुछ भी गिना ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 9 साल का जो कार्यकाल केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी का रहा है और मध्य प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विकास हुआ है वो निरंतर हुआ है और ये पिछले कांग्रेस के 60 साल के मुकाबले में बहुत अधिक है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि एक अच्छे इंसान ने अच्छे इंसान का चयन किया है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चयन हुआ। नहीं, मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ, मैं अच्छा इंसान हो गया हूँ ये मैं नहीं कह सकता हूँ ना। ये तो मेरा प्रयास है कि मैं रोज़ बेहतर करूँ और रोज़ उतना बेहतर करूँ जिससे शाम को मुझे मेरी आत्मा को और मेरे दिमाग में एक संतोष हो, उसका रिवार्ड मुझे मिले कि आज का दिन मैंने जो काम किया वो सचमुच में मेरे लिए और मेरे माता पिता के लिए और मेरे देश की जनता के लिए एक अविस्मरणीय दिन रहा है। तब जाके मुझे मेरी आत्मा रिवार्ड देती है और यही मेरे सामाजिक कार्यकर्ता होने की और एक शिक्षक होने की और संवेदनशील जनजाति परिवार का होने का एक पहचान है मेरी। जनजाति परिवार से सुमेर सिंह जी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सुमेर सिंह जी हमने ये भी कहीं सुना कि आपने बकरियां भी चराई, आपने मोटर वाइंडिंग का काम भी किया, आपने मजदूरी भी की, तो वहाँ से यहाँ तक कैसे ये यात्रा? देखिए, आज अगर मैं यहाँ हूँ तो मुझे वो पुराने दिन ज़रूर याद आते हैं और इसलिए याद आते हैं उन्हीं पुराने दिनों की वजह से आज भी मुझे कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर मैं मोटर वाइंडिंग नहीं करता तो मैं उन मोटर वाइंडरों की पीड़ा को कैसे समझ सकता था। उस समय मैंने जो मजदूरी करी, आज मजदूर की पीड़ा को समझने का मुझे अवसर मिलता है कि उस समय मैंने जो खेतों में मजदूरी करी, जो खंती खोदने का काम किया, कुछ सरकारी योजनाओं में भी मैंने काम किया और साथ में अगर बकरी चराने का काम भी किया, किसान के साथ में, मेरे पिताजी के साथ में मैंने खेतों में भी काम किया। तो वो धरातल का जो काम होता है वो किसी भी व्यक्ति के संघर्ष के साथ साथ उसको मजबूती प्रदान करने का काम करता है। लोग कंगूरे को चमकता हुआ जरूर देखते हैं, लोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं, लेकिन वो कब होते हैं? जब वो किसी पद पर होता है। लेकिन उसके अतीत को थोड़ा जाके झांक के देखिए, उसके अतीत को थोड़ा सा गंभीरता से अध्ययन करके देखिए, बहुत सारे लोगों को उससे प्रेरणा जरूर मिलेगी। देखिए, अतीत को तो हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए, लेकिन भारतीय संविधान ने जो आरक्षण दिया अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को, विडंबना ये रही कि जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया उन्होंने अपने समाज के बारे में शायद ही सोचा और इसीलिए बाकी समाज पिछड़ा का पिछड़ा रह गया। क्रीमी लेयर की बात भी इसीलिए होती है कि जिन्होंने लाभ ले लिया उन्हें हटाया जाए, लेकिन वो लाभ लेते हैं और अपने बच्चों को उस लाभ का भागीदार बनाते हैं, पूरे समाज को नहीं। देखिए, ये विषय कुछ लोगों के मन में ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो समाज बरसों तक अभावों की ज़िंदगी में रहा, उसकी एक पीढ़ी अगर आरक्षण का लाभ लेकर सबको दिखने लगती है और वही समझ ले कि वो क्रीमी लेयर है, ऐसा नहीं है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने तो कहा है कि अंतिम व्यक्ति तक का भला करना, उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जब तक हम मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे तब तक बाबा साहेब का जो संविधान है, आरक्षण की जो व्यवस्थाएं हैं वो बनी रहेगी। अभी भी देश में ऐसे अनेकों लोग हैं जिनको इस प्रकार के मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है कि गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए भी भारतीय जनता पार्टी योजनाओं को लेकर आ रही है और इन योजनाओं के माध्यम से उनको सशक्त और मजबूत बनाकर मुख्य धारा में लाएंगे
इस प्रकार का प्रयास निरंतर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। अलग 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 वर्गों से नेता आते हैं, उभरते हैं और राजनीति के क्षितिज पर बहुत प्रकाश पाते हैं, फिर धूमिल हो जाते हैं। आप एक ऐसे वर्ग से आते हैं जिसको जनजाति वर्ग, बहुत मासूम भोला भाला, एक ऐसा समाज जो भारत की रीढ़ है, लेकिन उसको लेकर राजनीति किस दिशा में जा रही समझ में नहीं आता। कहीं उनके मूल निवासी होने का मुद्दा उठाया जाता है, कहीं उनके धर्म को लेकर प्रश्न खड़े किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आदिवासी वर्ग के लिए और पूरे देश के लिए किस रूप में ली जानी चाहिए? बात यह है कि समाज में बहुत प्रकार के लोग हैं, जिसको जो लाइन जैसे समझ में आती है वो अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी हिसाब से किसी लाइन को समझता है, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि कुल मिलाकर हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयासों से हम भारत के प्रत्येक व्यक्ति का भला करने की दिशा में काम कर रहे हैं। कुछ लोग न्यूसेंस क्रिएट करने का काम करते हैं, कुछ लोग भ्रमित करने का काम करते हैं, और जो जंगल में रहने वाले हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, हमारे जनजाति बंधु हैं, उनको किसी भी विषय पे तर्क वितर्क करने की आदत नहीं है। उनकी परंपरा रही है मौखिक, और मौखिक परंपरा में जो वचन बोला जाता था उसका अक्सरशः वह पालन करते थे। लेकिन आज ऐसा होने लगा कि कुछ लोग जो बात कहते हैं वो बात सच नहीं होती है, लेकिन हमारा जो जनजाति समाज है वो मौखिक परंपरा की वजह से उस पर तर्क नहीं करता है, उसी को फाइनल मान लेता है। और आज की टेक्नोलॉजी में व्हाट्सएप के, टेलीविज़न के ऊपर कुछ ऐसे वीडियो पहुँचते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता है, जिसका कोई तथ्य और सत्य का कोई पैमाना नहीं होता, कोई संदर्भ नहीं होता है। ऐसे में इस प्रकार के लोगों को लाभ जरूर मिलता है, लेकिन जिस दिन सच का पता चलता है उसी दिन वो इस स्थिति से गायब हो जाते हैं और वो फिर कहीं विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन हमारी आदिवासी या जनजाति परंपरा फिर भी परंपरा के साथ चलने वाली है और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन सच का पता जिस दिन चलता है उस दिन समाज फिर से इस्टेब्लिश होता है। नहीं, पर मैंने ये सुना कि जब आप छोटे थे धीरे धीरे आप जागरूक होते गए, और जब समाज में इस तरह की विसंगतियां आपको देखने को मिली, कहीं धर्मांतरण दिखा, कहीं मतांतरण दिखा, और जब भ्रमित होते समाज को आपने देखा तो अनेक शिविर लगाए, आप उन लोगों के बीच में पहुंचे, और शायद इसी का नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक मौका दिया। तो वो पूरी जो पृष्ठभूमि और वो यात्रा किस तरह की रही और क्या क्या आपने उस दौरान किया? देखिए, मेरी बात क्या करूं, मैं सबकी बात करूंगा मैं इसमें। जब सच का पता चलता है, तथ्य और सत्य अगर आपके साथ होते हैं, आपके पास रेफरेंस होता है, तो वो बात आपको जनता के बीच में जाकर बोलना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि कोई कुछ भी कह दे और आप उसको मान लो। आपको भी अगर खबर चलाना है तो आप यही कहते ना कि यार सच है कि झूठ है, थोड़ा पता तो कर लो, स्पॉट पे जाके किसी से पता कर लो, फिर आप उसमें बाइट लेते हैं और रेफरेंस से तो लेते ही हैं। ऐसा समाज के अंदर भी होता है। मेरे द्वारा लगातार युवाओं के बीच में और जनजाति समाज के बीच में शिविर लगाए गए, उनके बीच में जाकर चौपालें लगाई गई, उनके बीच में जाकर बैठना हुआ। लेकिन सरकार की योजनाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को या स्वास्थ्य की गतिविधियों को लेकर, और समाज के अंदर जो सही धारणा होना चाहिए, सही बात होना चाहिए, उस सही बात को स्थापित करने की दिशा में काम किया और उससे मुझे खुशी मिलती थी। और इस खुशी को प्राप्त करने के लिए मैं उनके बीच में निरंतर काम करता था। मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं था कि मैं ये काम सिर्फ किसी स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्वार्थ तो उसी दिन पूरा हो गया था जिस दिन मुझे प्रोफेसर की नौकरी मिल गई थी, मैं उसी के लिए पढ़ता था। लेकिन आज एक बड़े वृहद स्तर पर पूरे देश भर में जनजाति मोर्चे का पॉलिसी रिसर्च इंचार्ज हूँ मैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश प्रवक्ता बनाया। तो समाज की वो बात जो भारतीय जनता पार्टी जनता के कल्याण के लिए चाहती है, लेकिन जो सचमुच में शास्त्रों में और साहित्य में और किताबों के अंदर प्रमाणित बात लिखी हुई है, उस बात को हमारे जनजाति बंधुओं तक पहुंचाना मेरा हमेशा से मकसद रहा है, हमेशा से संकल्प रहा है, और उसको मैंने करके भी दिखाया। बस इतनी सी बात है। बाकी अवसर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है, किसान के बेटे को, तो मैं तो पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा समाज मध्य प्रदेश का 2.25 करोड़ आदिवासी भाइयों की तरफ से मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि मुझ जैसे किसान के बेटे को ये इतना बड़ा अवसर दिया। सब लोग आश्चर्य करते इस बात को, कांग्रेस को तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य होता और विरोधी पक्षों को भी आश्चर्य होता कि
भारतीय जनता पार्टी ऐसा भी कर सकती है कि एक अननोन चेहरा जिसको कोई नहीं जानता, जिसका राजनीति में दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारी उड़ीसा से जो हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू है, उनको देश में राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित करने का काम किया गया। कांग्रेस ने तो उसमें भी हमारा विरोध किया। कांग्रेस ने तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी आदिवासी बहन है ना, उसको भी वोट नहीं दिया। हम घर जाके कांग्रेस के एक एक विधायक को बोलते रहे कि भैया हमारी आदिवासी बहन राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी है, आप अपना विधायक का जो वोट है राष्ट्रपति का वो उनको दीजिए। तो कांग्रेस के विधायकों ने वो भी नहीं किया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आदिवासी विरोधी है कांग्रेस। ये सिद्ध होता है इससे, ये प्रमाण दे रहा हूँ आपको। इसके उदाहरण आपको मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश की कांग्रेस ने यही किया है, चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिए। नहीं, ये आपने सही बात कही। आदिवासी नेतृत्व उभरना चाहिए, सामने आना चाहिए, और एक आदिवासी नेता में भी उतनी सामर्थ्य है जितनी किसी अन्य वर्ग के नेता में है। लेकिन ये दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का भी है, देश का भी है कि आदिवासी नेतृत्व को या तो मौके नहीं मिले, मौके मिले तो तथाकथित बड़े नेताओं ने उन मौक़ों पर प्रहार करने की कोशिश की। जमुना देवी के साथ जो हुआ पूरा प्रदेश जानता है। तो क्या सुमेर सिंह सोलंकी उन आदिवासी नेताओं में शामिल हो जाएगा जिसका करियर एक समय बाद बाधित कर दिया जाए, या वो राजनीति में उस मुकाम पर पहुंचेगा जिस मुकाम की तलाश आज मध्य प्रदेश के आदिवासी वर्ग को है? देखिए, मैं किसी और के बारे में क्या बात करूं और किसी और विचारधारा के लिए मैं बात नहीं करता, लेकिन मुझे मेरी भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम माँ समान पार्टी हमारी, उसके ऊपर पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी आज आदिवासी नेतृत्व हो या कोई सा भी गरीब तबके का नेतृत्व हो, सबके साथ समान, सबका साथ सबका विकास, ये नारा दिया हुआ है। और आज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, चाहे अवार्ड देने की बात हो, चाहे रिवार्ड देने की बात हो, चाहे राज्यपाल बनाने की बात हो, या केंद्र में 8-8 मंत्री बनाने की बात हो, या मुझ जैसे व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने की बात हो, ये सारा काम अगर करके दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिया है। कांग्रेस ने कब अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया भारत देश में, बताइए मुझे। बनाने की कोशिश नहीं करी उन्होंने। कांग्रेस ने कब जनजाति कल्याण मंत्रालय अलग से बनाने की बात करी? जब हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हुए तो उन्होंने आयोग का गठन भी किया, उन्होंने जनजाति कल्याण मंत्रालय का गठन भी किया, और आज देश में जनजाति समाज के लिए निरंतर काम हो रहे। और सबसे बड़ा उदाहरण आपको भगवान बिरसा मुंडा की बात करूं मैं। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस उन्हीं की जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने इसी भोपाल की भूमि पर घोषित किया, और साथ में हमारे जनजाति स्मारक और साथ में बहुत सारे संग्रहालय बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे वो शहीद भीमा नायक की बात करूं, रानी दुर्गावती की बात करूं, शंकर शाह रघुनाथ शाह की बात करूं, भगवान बिरसा मुंडा की बात करूं, भीमा नायक की बात करूं, सारे स्मारकों को बनाने के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने आदिवासी समाज को देश में सम्मान देने का जितना बेहतरीन काम किया, आज़ादी के इस 75 सालों में से कांग्रेस ने 60 सालों तक कभी नहीं किया। अब जब कांग्रेसियों को ये बात मैं बोलता हूँ तो उनको बुरी लग जाती है कि हमने ये भी किया, हमने वो भी किया। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आप गिनाइए ना, अगर किया हो तो। हमने तो हमारी बात करी है, आपने क्या किया ये हमारे उससे क्या मतलब। हमने जो किया है आदिवासी समाज के लिए, जनजाति समाज के लिए, वो कभी भी किसी ने नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी सचमुच में आदिवासियों का कल्याण करने वाली पार्टी है, जनजाति समाज का हित पूरा करने वाली पार्टी है। और अंतिम व्यक्ति तक, वैसे ही देखा जाए तो हमारे सारे जनजाति समाज के लोग अंतिम श्रेणी में ही आते, अंतिम पंक्ति में ही आते, लेकिन उनको मुख्य धारा में लाने का काम लगातार किया जा रहा है। देखिए, राजनीति में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो पार्टी लाइन और पार्टी की धारा में बहते चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना अलग मुकाम बनाते हैं, और जब समय आता है, यदि पार्टी विचारधारा से विमुख होती है तो वो अपनी बात रखने से नहीं चूकते। अटल जी इसका उदाहरण है। तो आप अटल जी की तरह राजनीति करना चाहते हैं, या उस नेता की तरह जो पार्टी जो भी करे बस सही कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये कार्यकर्ता कैडर बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में निर्णय सामूहिक तौर पर लिया जाता है। ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है। परिवार की पार्टी का हाल देश में क्या हो रहा है आपको अच्छे से पता ही है। आज परिवार की पार्टी की स्थिति क्या हो रही है देश में। तो भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय लिया जाता है, और सामूहिक निर्णय इस देश के अंदर और इस मध्य प्रदेश के अंदर जो श्रेष्ठ होता है वो निर्णय लेकर आता है। तब जाके तो मुझ जैसे गरीब आदमी को भी राज्यसभा में जाने का अवसर मिलता है।
तब जाके तो देश के सर्वोच्च पद पर हमारी आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को जाने का अवसर मिलता है। ये उदाहरण है, मैं बिना उदाहरण की बात नहीं कर रहा हूँ। कांग्रेस के नेता बिना आधार की बात करते हैं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जब सामूहिक निर्णय होता है तो सबके कल्याण के लिए होता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ जो भी निर्णय हो रहे हैं सामूहिक रूप से, वो हमारे समाज के प्रत्येक नेतृत्व का, चाहे वो किसी भी प्रकार का छोटा से बड़े नेतृत्व की बात करूं, सबको आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। जब पेसा एक्ट लागू हुआ, आपने एक ट्वीट किया कि इस एक्ट से कुछ राजा महाराजाओं को भी नुकसान हो सकता है, कुछ भील राजाओं को उनकी खोई हुई ज़मीन मिल सकती है। ये क्या पूरा मामला क्या है? और एक बड़े नेता को तो बहुत बुरा लगा। देखिए, ऐसा है कि कोई एक्ट बना है और उस एक्ट के तहत अगर कोई ज़मीनें किसी अवधि में सर्वाधिक बिक्री की अनुमति दी गई और उससे आदिवासी भाइयों की ज़मीनें गैर आदिवासियों के नाम पे हुई है, मैंने उसमें किसी का नाम नहीं लिया है। बड़े नेता को बुरा लगना है तो उनको क्यों बुरा लगा, वो क्यों विचलित हुए? मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके विचलन का कारण क्या है, आपका परेशान होने का कारण क्या है? मैं तो कभी परेशान नहीं हो रहा, हमारी सरकार कभी परेशान नहीं हो रही है। अगर आपने इस प्रकार का कोई कृत्य किया होगा तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि लंबे समय तक आदिवासियों की भूमि को जिन भी लोगों ने, जिनके माध्यम से भी गलत तरीके से अनुमति देकर गैर आदिवासियों के नाम पे की है, पैसा कानून के तहत वो भूमि उन आदिवासियों को वापस मिलना चाहिए। वो राजा की हो, महाराजा की हो, या किसी गरीब आदिवासी किसान की हो। ये बात मैंने उसमें कही है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया और आज भी किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं तो। चलिए, तो एक और बात जो निकल के सामने आती है, राजनीति में राज्यसभा की राजनीति को एक बैकडोर एंट्री मानी जाती है। मुख्य धारा का राजनेता चुनाव लड़ता है, मैदान में उतरता है, जनता का समर्थन हासिल करता है और सदन या विधानसभा के फ्लोर पर पहुंचता है। ऐसा आप भी करने जा रहे हैं? मैंने क्या कहा कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारी पार्टी के अंदर सामूहिक निर्णय लिया जाता है। सामूहिक निर्णय में हमें जो आदेश मिलेगा हम उसका पालन करेंगे। यहाँ व्यक्ति अपना निर्णय नहीं ले सकता है। यहाँ व्यक्ति अपनी मर्जी से अगर कुछ करने की चाहेगा भी तो भी नहीं हो सकता है। तो मैं तो उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जिस पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है, और सामूहिक निर्णय को हम सर्वमान्य आदेश मानकर उसका पालन करते हैं। एक और सवाल कि सुमेर सिंह सोलंकी भविष्य में अपनी राजनीति की दिशा और दशा को लेकर कुछ सोचते हैं? कभी सोचते हैं कि मैं ये बनूंगा, या कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं? मैंने तो राज्यसभा सांसद बनने का लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किया था। मैंने कभी प्रोफेसर बनने का लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किया था। मैं एक दिशा में समर्पित भाव से परिश्रम करना हमेशा मेरा लक्ष्य रहा है, और उसके बदले में क्या मिलेगा इसकी मैंने कतई चिंता नहीं करी। कर्मण्यवादे कार्यस्तु मा फलेषु कदाचन, ये आपने सुना ही है। इसी सूत्र वाक्य को पालन करते हुए मैं जीवन भर परिश्रम करते रहूँगा, और मुझे जब जो मिलेगा उसको धारण करते रहूँगा, और पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन करते रहूँगा। उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और इस पर मुझे गर्व है, तो सचमुच में मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो मुझे भी गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव बना रहूँगा। एक मंझे हुए राजनेता की यही पहचान होती है कि कोई भी सवाल, चाहे वो उसके व्यक्तित्व से मैच करता हो या पार्टी की किसी रीति नीति या लाइन का उल्लंघन करता हो, उससे कैसे बचा जाए। और सुमेर सिंह सोलंकी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किन सवालों का किस तरह से जवाब देना चाहिए। लेकिन एक अच्छे राजनेता के तौर पर, एक प्रोफेसर से राजनीति में आए डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी से इस प्रदेश को, आदिवासी समाज को, इस देश को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि ऐसे नेता जो स्वच्छ छवि के हैं, एक सामाजिक और शैक्षिक कार्य करके आए हैं, वो राजनीति की दशा और दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम टीवी 24 की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपनी इस राजनीतिक यात्रा में आगे बढ़ें, देश और प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, और उनके खुद के राजनीतिक भविष्य में भी वो एक अच्छे राजनेता के तौर पर स्थापित हों, ऐसी हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।